चलिए स्वागत है बच्चे आप सबों का। आज 29 नंबर सेट को देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 29 नंबर सेट में? देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कह रहा है क्या कह रहा है कि यदि तरंग 2.5 सेकंड में 20 कंपन पूरी करती है तो उसकी आवृत्ति कितनी होती है। देखिए आवृत्ति बराबर क्या होता है, मैं बार बार आपको बताता हूं। आवृत्ति एन बराबर क्या होगा, तो एन बराबर होगा, ठीक है, कुल दोलनों की संख्या बटे उसमें लगा समय। कुल दोलनों की संख्या, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कुल दोलनों की संख्या बटे उसमें लगा कुल समय। ध्यान में रखिएगा, कुल समय लगा कुल समय, एकदम ध्यान में रखना है, लगा कुल समय हो जाएगा। तो देखिए कुल दोलनों की संख्या कितनी, 20, और ठीक है आपको समय कितना लग रहा है, तो 2.5 सेकेंड लग रहा है। तो बच्चे ये पॉइंट उड़ाते हैं, ऊपर में दे देते हैं 10, तो 25 चौका 100 हो गया, यानी 2 हर्ज होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 हर्ज हो जाएगा। अब यहां पर देखिए मेरी बात समझिएगा, आवृत्ति क्या होता है, तो आवृत्ति होता है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को, 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दोलनों की संख्या को हम क्या कहेंगे, तो आवृत्ति कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दूसरी बात क्या कि आपको याद रखना, आवृत्ति का एसआई मात्रक, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हो गया हर्ज। बच्चे क्या होगा, हर्ज हो जाएगा, याद रखना है। या हर्ज या पर सेकेंड भी कह सकते हैं, पर सेकेंड भी कह सकते हैं, यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ज या पर सेकेंड होता है। अब देखिए क्या होगा, ठीक है, ये देखिए ये तरंग है, आपको ये क्या है, तरंग है। तो तरंग के, ठीक है, आपको तरंग द्वारा तय दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। तरंग द्वारा तय दूरी, तरंग द्वारा तय दूरी क्या कहलाएगा, तो बच्चे यह कहलाता है तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाता है, तरंग दैर्घ्य कहलाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लाभदायक भी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, डैश के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। डैश के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। ध्यान देना है बच्चे, यहां ऑक्सीजन है, बोरोन है, ठीक है, मरकरी है और नाइट्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन है, बोरोन है, मरकरी है और क्या है, नाइट्रोजन है। तो बच्चे यहाँ देखिए ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, तो ऑक्सीजन, ठीक है, डैश के इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है। यहाँ आकर्षण की बात कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है, आकर्षण की बात आपको कह रहा है, आकर्षण सबसे कम है। सबसे पहले देखिए ध्यान में रखिएगा कि यहां क्या होता है बच्चे। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं, मरकरी पर बात करते हैं। मरकरी जो है ये देखिए एक ही अणु है बच्चे, अच्छा जी, और मरकरी क्या है, तो बच्चे ये एक ही है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, 2 होता है। यहां देखिए ऑक्सीजन में क्या होगा, तो 2 O2 होगा, बोरोन में भी B2 होगा बच्चे, नाइट्रोजन में भी N2 होगा। यानी यहां पर आपको आकर्षण बल, यहां पर आकर्षण बल और यहां पर आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। लेकिन मरकरी में कम होगा, क्योंकि यहाँ Hg2 नहीं है बच्चे, कम होता है। याद रखना बच्चे, बार बार क्वेश्चन आपको पूछेगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि आपका जो मरकरी है वो क्या है, तो मरकरी आपका ध्यान में रखिए कि यह, ठीक है, यह द्रव धातु होता है। क्या है, द्रव धातु होता है, ध्यान में रखना है। मरकरी क्या है आपका, तो द्रव धातु होता है, याद रखिए बच्चे, द्रव धातु होता है। मरकरी आपका द्रव धातु है। मरकरी को हम क्या कहते हैं, द्रव धातु हो गया। मरकरी को हम क्या कहते हैं, तो मरकरी को लिटिल सिल्वर भी कहा जाता है, लिटिल सिल्वर कहा जाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, लिटिल सिल्वर कहते हैं। और मरकरी याद रखना बच्चे, इसकी परमाणु संख्या 80 होती है, द्रव्यमान संख्या इसका 200 होता है। परमाणु संख्या 80 और द्रव्यमान संख्या 200 होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन पूछता है बच्चे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि राम 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। कोई बात नहीं है, वह एक छोर से दूसरे छोर में तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 176 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। और अच्छी बात है बेटा, ठीक है, 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 176 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। यानी 176 मीटर की दूरी तय कर रहा है कितने मिनट में, तो आपको 1 मिनट में। देखिए कुल आपको क्या निकालना, औसत चाल, भी एवरेज बराबर क्या होगा, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखिए कितना मीटर है, 176 मीटर है। कुल समय कितना है, तो बच्चे 1 मिनट यानी 60 सेकेंड है। काट दीजिए कितना होगा, 60 दूनी यानी 60 दूनी 120, 60 दिया 180 बच्चे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो काटिए इसको, 6 दूनी 12
और कितना हुआ, तो बच्चे 6 दूनी 12, 5 और 6 बचा, और ये क्या हो जाएगा, तो लगभग आपका कितना हो जाएगा, तो बच्चे 2.93 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 2.93 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए, जब भी औसत चाल की बात आएगी तो औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, कुल दूरी बटे कुल समय होता है, एकदम याद रखना बच्चे। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि औसत चाल क्या होगा, तो कुल दूरी बटे कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं, तो याद रखना है आपको, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं में गुणसूत्र स्थित होता है। बच्चे आपको पता है, मैंने कई बार बताया है, महिला में कितना गुणसूत्र, तो बच्चे आपको पता है, पुरुष हो या महिला हो या पुरुष हो, दोनों में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होगी। महिला या पुरुष में आपको पता है, महिला में क्या होता है, तो 22 जोड़े, ठीक, ऑटोसोम्स होगा, और ठीक है, और आपको क्या होगा, एक होगा XX बच्चे, सेक्स क्रोमोजोम होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है। ध्यान में रखिए बच्चे, सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और पुरुष में क्या होता है, तो पुरुष में 22 + XY होता है, 22 + XY होगा, और इसमें क्या होगा, तो बच्चे ये क्या होता है, तो ये फीमेल बोलते हैं, मेल में पाया जाता है, और यहाँ पर XY आपको लिंग क्रोमोजोम होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आंसर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा, आपको महिला बोल रहा है तो 22 + X, याद रखना बच्चे। कुल पुरुषों में, कुल मनुष्य में कितने क्रोमोसोम, तो कुल मनुष्य में क्रोमोसोम कितने होंगे, क्रोमोसोम कितने होंगे, तो बच्चे ये होता है 46 या 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कितने जोड़े, तो 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो याद रखना बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, इंसुलेटर का प्रतिरोध, इंसुलेटर उष्मारोधी का प्रतिरोध होता है। बच्चे जितने भी इंसुलेटर होंगे उसका उष्मारोधी का प्रतिरोध क्या होगा बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा, इंसुलेटर का प्रतिरोध उच्च होता है, क्योंकि उष्मारोधी है, इंसुलेटर है, तो प्रतिरोध का मान उच्च होगा। ध्यान में रखिए बच्चे, कंडक्टर मतलब चालक हो गया, चालक का प्रतिरोध कम होगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा, आपको ये बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। उसके बाद आ जाइए, ठीक है, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, ठीक है, का क्या होगा, तो बच्चे अर्धचालक है, ये क्या है, अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसकी अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन आपका इंसुलेटर का प्रतिरोध क्या होगा, इंसुलेटर मतलब उष्मारोधी, इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो काफी अधिक उच्च होगा, हाइयर होगा। तो ध्यान में रखिए। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध होगा उष्मा के प्रवाह या विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में अवरोध। याद रखना, प्रतिरोध किसको बोलते हैं, तो उष्मा या ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध, विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध को हम क्या कहेंगे, तो मार्ग में अवरोध को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, अवरोध प्रतिरोध कहलाता है, अवरोध क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। याद रखना बच्चे, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होगा। मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा बेटा, और आपको याद रख लेना है। परमाणु रिएक्टर ये क्या होता है, परमाणु रिएक्टर का निर्माण सबसे पहले किया एनरिको फर्मी ने। किसने किया, एनरिको फर्मी ने। एकदम नोट डाउन कर लीजिए, पूछेगा क्वेश्चन, एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर, ठीक है, परमाणु रिएक्टर एक किस सिद्धांत पर आधारित है, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। एकदम याद रखिए, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर यह आधारित होता है। चलिए अच्छी बात है। और परमाणु रिएक्टर, यह भी आपको ध्यान में रखना है कि परमाणु रिएक्टर में क्या क्या चीज प्रयुक्त होगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ, एकदम याद रखिए, रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ, कौन कौन पदार्थ इसमें प्रयुक्त होगा, प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त पदार्थ होगा, सबसे पहले क्या होगा, तो बच्चे एकदम याद रखिए, सबसे पहले परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त होगा ईंधन। और ईंधन क्या होगा, तो ईंधन होगा यूरेनियम 235, पहली बात। दूसरा आपको प्लूटोनियम 239। तीसरा आपको क्या होगा, तीसरा यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम ऑक्साइड होगा। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा हो गया मंदक। ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। मंदक यानी मॉडरेटर, यह न्यूट्रॉन की गति धीमा करता है बच्चे, यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन की गति धीमा करता है, गति
धीमा करता है। एकदम याद रखिए बच्चे कि वह पदार्थ जो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करेगा उसको हम मंदक कहेंगे। मंदक में किसका यूज करेंगे? तो भारी जल, उसके बाद साधारण जल, उसके बाद ग्रेफाइट। याद रखना बेटा, ये 3 चीज मैं बता रहा हूं कि मैं आपको, भारी जल, साधारण जल और ग्रेफाइट। अब देखिए शीतलक की बात करते हैं। शीतलक नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। और इसमें क्या क्या होगा? तो बच्चे फिर आ गया साधारण जल, फिर आ गया भारी जल, साधारण जल, भारी जल और द्रवित सोडियम। ठीक है, साधारण जल, भारी जल और द्रवित सोडियम आएगा, द्रवित सोडियम आएगा। यही बातें याद रखिए, द्रवित सोडियम। ठीक है, साधारण जल, भारी जल और द्रवित सोडियम होगा। और क्या आएगा बच्चे? तो यहां देखिए मंदक हो गया, शीतलक हो गया, और एक और पदार्थ हम ले रहे हैं। ये देखिए, ये नियंत्रक छड़ है, नियंत्रक छड़ है बेटा, नियंत्रक छड़ है। ये क्या होता है? ये कंट्रोलिंग रॉड होता है। और इसमें हम याद रखना है वह पदार्थ जो न्यूट्रॉन को की गति को धीमा करेगा वो मंदक कहलाएगा। वह पदार्थ जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करेगा उसको नियंत्रक छड़ कहते हैं। बोरोन, कैडमियम और इंडियम इत्यादि के छड़ का उपयोग हम लोग करते हैं नियंत्रक छड़ में। तो ये ध्यान में रखिए। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन होगा? तो यूरेनियम होगा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन क्या होगा? यूरेनियम होगा। बच्चे जितनी बातें मैंने बताई है वो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो आपको पता है कि जब तीर से धनुष, ये देखिए धनुष है, धनुष को तीर से छोड़ रहे बेटा, ये देखिए तीर से छोड़ रहे हैं, तो तने हुए धनुष में, ध्यान दीजिएगा, तने हुए धनुष में केबल और केबल क्या होगा? तो इसमें आपको तने हुए धनुष में पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh होगा। स्वरूप, रूप, आकार, स्वरूप के कारण ऊर्जा होगा। अब देखिए, ठीक है, तीर जैसे ही छोड़ेंगे, तीर छोड़ने पर ऊर्जा, तीर छोड़ने पर ऊर्जा, ध्यान में रखिएगा, तीर छोड़ने पर ऊर्जा क्या होगा? तो ऊर्जा होगा ये पोटेंशियल एनर्जी जो ये है वो चेंज हो जाएगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां देखिए, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी तीर को धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा किस में बदलेगी? तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। यहां देखिए, उष्मा ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है बच्चे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में। विद्युत ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में भी बदलेगा और गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट में बदलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, यांत्रिक ऊर्जा पर हम बात कर रहे हैं। कौन सा ऊर्जा? तो यांत्रिक ऊर्जा पर चर्चा कर रहे हैं बेटा, यांत्रिक ऊर्जा पर। ये देखिए क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा एनर्जी? तो मैकेनिकल एनर्जी पर चर्चा कर रहे हैं बेटा। मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो 1/2 mv² होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय अर्थ मेटल का उदाहरण है? बच्चे क्षार धातु में कौन कौन आएगा? ध्यान दीजिएगा, क्षार धातु में कौन कौन आएगा? तो पहले वर्ग का तत्व आएगा, फर्स्ट ए। और इसमें कौन आएगा? तो बच्चे आपको पता है इसमें आएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अब देखिए क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आएगा बेटा? क्षारीय मृदा धातु में आएगा 3 चीज। कौन कौन? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये सेकेंड बी वर्ग का, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड ए वर्ग का तत्व है। अब देखिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, एल्युमिनियम किस वर्ग का तत्व है? तो 13वें वर्ग का, 13वें वर्ग का तत्व है एल्युमिनियम। चलिए यहां पर देख लेते हैं। मैग्नीज, आपको पता है कि मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 25 होता है बेटा, तो 25 होगा। ये 7वें वर्ग का तत्व है, 7वें वर्ग का तत्व है। जबकि आपको फेरस जो है लोहा, ये इसकी परमाणु संख्या 26 है, या 8वें वर्ग का तत्व है, 8वें वर्ग का तत्व है। तो एकदम याद रखिएगा, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। इसमें सोडियम जो है वह क्षार धातु है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वह क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम क्षारीय मृदा धातु है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को, और बार बार आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा। चलिए देखते हैं, पारा आयन की संयोजकता कितनी होती है? तो बच्चे पारा आयन की संयोजकता मुख्य रूप से, पारा आयन की संयोजकता मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होता है बच्चे। पारा आयन की संयोजकता कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का होता है। और ये कौन कौन होगा बच्चे? तो एक होगा, ठीक है, मर्क्यूरस, और दूसरा होगा मर्क्यूरिक। ठीक है, पारा आयन, ये देखिए पारा, जनरली आपको पारा, ठीक है, द्रव धातु है, द्रव धातु है बच्चे।
द्रव धातु है। और इसका एक हो गया मर्क्यूरस, मर्क्यूरस Hg+, फिर क्या हो गया Hg2+। बच्चे इसको क्या बोलेंगे तो मर्क्यूरस, मर्क्यूरस कहेंगे। और दूसरा क्या होगा तो मर्क्यूरिक होगा, मर्क्यूरिक होगा बच्चे। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है तो 80 होगा। यहां देखिए आपको 2 भी है और 1 भी है, लेकिन पहला क्या मारेंगे तो 1 मारेंगे। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 80 होती है। बच्चे इसे क्या कहते हैं तो लिटिल सिल्वर कहा जाता है, लिटिल सिल्वर कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, लिटिल सिल्वर इसे कहा जाता है। किसको तो बच्चे आपको मरकरी को लिटिल सिल्वर कहा जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वह पदार्थ या वस्तु जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से ध्वनि का संचार होगा उसे हम माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे माध्यम कहेंगे। और ध्वनि जब भी चर्चा करेंगे ध्वनि का, तो ध्वनि क्या है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि क्या है अनुदैर्ध्य तरंग है। एक बात, पहली बात, ठीक है। ध्वनि क्या है तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है, निर्वात में गमन नहीं करता है। एकदम याद रखिए, गमन नहीं करता है। कौन ध्वनि। ध्वनि किस में गमन करेगा तो ध्वनि माध्यम में गमन करता है, ध्वनि माध्यम में गमन करता है, माध्यम में गमन करता है। एकदम याद रखिए, ध्वनि माध्यम में गमन करता है। और ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होगी तो ध्वनि की चाल, याद रखना बेटा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगा किसमें तो बच्चे ठोस में, उसके बाद किसमें तो द्रव में, उसके बाद किसमें तो गैस में होगा। और ध्वनि की चाल सर्वाधिक किसमें होती है तो ध्वनि की चाल मैंने कई बार बताया, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा बेरिलियम में, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगा बेरिलियम में। एकदम याद रखिएगा बेटा, बेरिलियम में। उसके बाद किस में होगा तो हीरा में होगा, उसके बाद किस में होगा तो बच्चे एल्युमिनियम में होगा, उसके बाद किस में होगा निकेल में होगा, उसके बाद किस में होगा तो बच्चे टंगस्टन में होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए बार बार। उसके बाद किस में होगा तो स्टील में होगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाएगा। बच्चे मैं सब बता देता हूं, आपको याद रखना है। ठोस से हमने बदल लिया द्रव में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस से जब द्रव में बदलेंगे तो गलनांक, गलनांक कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। बच्चे याद रखें, मेल्टिंग कहते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं, आपको द्रव से किस में बदलिए तो गैस में बदलिए, द्रव से किस में बदलिए तो गैस में बदलिए। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो वाष्पीकरण। क्या बोलेंगे वाष्पीकरण कहते हैं। एकदम ध्यान में रखना बच्चे, इसको इवापोरेशन कहते हैं। अब देखिए उल्टा लेके चल रहे हैं बेटा, यहां देखिए उल्टा लेके चल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं तो ठोस से सीधे गैस में बदल रहे हैं, ठोस से सीधे गैस में बदल रहे हैं। तो इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन कहते हैं सर। इसको सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहेंगे सब्लिमेशन कहा जाता है। एकदम याद रखना है, सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए फिर हम और देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं तो हमने आपको बदल देना है किसको तो हम बदल देते हैं गैस को, बदल दीजिए किस में तो बच्चे गैस को बदल देते हैं द्रव में। इसको संघनन कहा जाता है। क्या कहते हैं संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहेंगे। क्या कहेंगे कंडेंसेशन कहेंगे, संघनन कहेंगे। अब देखिए अब क्या करते हैं तो द्रव को बदल दीजिए किस में तो द्रव को बदल देते हैं किस में तो बच्चे द्रव को बदल देते हैं ठोस में। इसको बोलते हैं हिमांक। क्या बोलेंगे हिमांक कहेंगे बच्चे, हिमांक कहेंगे इसको। और अब देखिए अब क्या करते हैं तो ये बदल दिया हमने, हिमांक कहलाया। क्या कहलाया हिमांक कहलाएगा। और इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे फ्रीजिंग बोलेंगे। और आपको पता होनी चाहिए कि हम सीधे गैस को बदल देते हैं ठोस में, गैस को बदल देते हैं ठोस में। इसको क्या कहेंगे बेटा तो एकदम याद रखिए, गैस को जब हम ठोस में बदलेंगे तो इसको कहते हैं निक्षेपण। क्या कहेंगे निक्षेपण। और ये निक्षेपण मतलब क्या हुआ डिपोजिशन। क्या होगा डिपोजिशन हो जाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा, डिपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा डिपोजिशन कहलाएगा। तो ध्यान में रखना आपको, गैस को द्रव संघनन, द्रव को ठोस हिमांक, गैस को ठोस निक्षेपण, ठोस को द्रव गलनांक, द्रव को गैस वाष्पीकरण, ठोस को गैस ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको याद भी रखना आपको। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में तो वाष्पीकरण। क्या होगा वाष्पीकरण। यहां देखिए अम्लीकरण का मतलब क्या हुआ अम्ल बनाना बच्चे, अम्लीकरण का मतलब हुआ अम्ल, यानी
यानी आपको द्रव में अगर हम, ठीक है, द्रव में अगर हम अम्ल मिला दें तो यह अम्लीकरण हो जाएगा। क्या होगा? अम्लीकरण कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुद्ध जल में सांद्रता, बच्चे क्या होगा? शुद्ध जल, यहां देखिए क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान बेटा बता दीजिए, आपको पता है अच्छे तरीके से। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और सर ये देखिए क्या होगा, सर इधर देख लीजिए क्या होगा, ये H+ और ये OH- हो गया, और इसकी सांद्रता 10⁻⁷ और इसकी सांद्रता 10⁻⁷ हो गया। कुल सांद्रता H+ और OH- की कुल सांद्रता कितनी होगी? तो बच्चे ये 14 हो जाएगा। कितना होगा? 14 हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, 14 हो जाएगा। अब देखिए शुद्ध जल में सांद्रता, शुद्ध जल में सांद्रता कितना? तो H+ OH- बराबर नहीं होती, गलत बात है। H+ ऑक्साइड के बराबर, गलत बात है। H+ OH- क्या होगा? बराबर होगा। यानी दोनों की सांद्रता मैंने बताई 10⁻⁻ क्या होगा? 7 होगा। यानी दोनों की सांद्रता बराबर है क्योंकि इसका मान कितना हो गया? पीएच मान 7 के बराबर होता है बच्चे। और देखिए पीएच होता क्या? व्हाट इज पीएच? तो पीएच होता है बेटा, याद रखना, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता है। और ये भी मैंने आपको बताया है कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H+ आयन कंसंट्रेशन होता है। यानी H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा, H+ आयन बढ़ेगा तो पीएच का मान घटेगा। याद रखना है बच्चे लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां देखिए डैश और डैश उत्तकों की कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। किसकी किसकी कोशिकाएं आपको जीवित होंगी? आपको मैंने कई बार बताया है बच्चे कि जब भी स्क्लेरन कायमा कहेगा, स्क्लेरन कायमा कहेगा बच्चे, तो इसका सेल्स जो होता है वो मृत होता है। सेल्स जो होता है वो क्या होगा? तो भाई साहब इसका सेल्स मृत होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, इसका सेल्स मृत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। स्क्लेरन कायमा का सेल्स क्या होगा? मृत होगा, मृत होगा। और ये दृढ़ भी होता है बच्चे, दृढ़ भी होता है। और आपको क्या होगा? 2, यानी एक हो गया पेरन कायमा, दूसरा हो गया कोलन कायमा। एक हो गया पेरन कायमा, दूसरा हो गया कोलन कायमा। ध्यान में रखिएगा, पेरन कायमा और क्या होगा? दूसरा कोलन कायमा। कोलन कायमा ये दोनों जीवित होते हैं, ये दोनों जीवित होते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों जो है आपको सरल अस्थाई उत्तक हैं, सरल अस्थाई पादप उत्तक है बेटा। सरल अस्थाई पादप जीवित उत्तक है, पादप जीवित उत्तक है। एकदम ध्यान में रखिएगा, जीवित उत्तक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, उत्तक होता है, सरल जीवित, ठीक है, उत्तक होता है। सरल अस्थाई पादप जीवित उत्तक होगा बच्चे। तो यहां देखिए पेरन कायमा और कोलन कायमा, आंसर हो जाएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ स्क्लेरन कायमा, यहाँ स्क्लेरन कायमा, यहाँ स्क्लेरन कायमा। बच्चे स्क्लेरन कायमा मैंने क्या कहा? मृत होता है, मृत होगा, दृढ़ होगा, मृत होगा, दृढ़ होगा। और ये ध्यान में रखिएगा, और यह जीवित नहीं होगा, निर्जीव होगा। क्या होगा? निर्जीव होगा। एकदम याद रखिएगा बेटा, निर्जीव होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। चलिए जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? तो जाइलम और फ्लोएम जो है वह, ठीक, वह जटिल पादप उत्तक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान किसके बराबर होगा? तो केल्विन की बात कर रहा है बच्चे। आपको मैंने बताया है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में अगर बदलना हो तो 100 घटा दीजिए, ठीक है। क्या घटा दीजिए? 273 आपको क्या करना है? घटा देना है, तब ये बन गया आपको डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस में अगर आपको बदलना है केल्विन में तो 273 जोड़ दीजिए बेटा। ये देखिए ये तरीका है, आपको मैंने तरीका सिखाया है। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा तो क्या करेंगे? 273 घटा देंगे। और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो 273 जोड़ देंगे। देखिए केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान क्या होगा? यानी केल्विन को बदलना है किसमें? डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदलना है किसको? डिग्री सेल्सियस को। तो बच्चे 100 अब प्लस कर दीजिए 273, कितना हो गया? 373 केल्विन हो गया। तो देखिए कहां पर है? 373 केल्विन। मैंने जो बताया तरीका, उस तरीके को एकदम ध्यान में रखिएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या है बेटा? तापमान का एसआई मात्रक एकदम ध्यान में रखिएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होगा? केल्विन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान में रखना है बेटा। क्या ध्यान में रखना है? कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो गया। और ठीक है, केल्विन परम ताप को आपको ध्यान में रखना है। परम ताप, जब भी परम ताप की बात करेंगे तो परम ताप का मतलब क्या होता है बेटा? तो परम ताप का मतलब होता है यह तापमान हम लोग
केल्विन में मापते हैं। केल्विन में ताप को परम ताप कहते हैं। लेकिन यहीं पर परम शून्य ताप अगर होता, परम शून्य ताप होता है, तब ये क्या होता, परम शून्य ताप होता है तो यह आपको पता है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परम शून्य ताप क्या है, केल्विन में कैसे बदलेंगे ताप को, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि भी वेग से गति कर रही द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग क्या होगा। तो बच्चे संवेग मैंने आपको कई बार बताया है कि यह द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, यानी द्रव्यमान गुना वेग। फिर देखिए संवेग कौन सी राशि, सदिश राशि। कौन सी राशि, तो सदिश राशि होगी, सदिश राशि होगी। संवेग आपको यह भी पता होनी चाहिए कि संवेग जो है, ठीक है, यह केजी मीटर पर सेकेंड है। संवेग जो है, ठीक है, यह परिभाषा कहां से मिला, संवेग की परिभाषा मिल गया न्यूटन के दूसरे गति नियम से, सेकेंड लॉ से मिला, सेकेंड लॉ से मिला बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, यह एम भी हो गया। जबकि अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो p²/2m होता है। काइनेटिक एनर्जी भी बराबर क्या होता है, तो हाफ mv² होता है। तो जो भी लिखना है वो ध्यान में आपको रखनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो p²/2m होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो हाफ mv² होगा। तो ये बातें याद रखना है बच्चे। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, राम एक 75 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। कोई बात नहीं, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाता है, वापस आने में 150 मीटर लगाता है। तो औसत चाल कितना होगा, तो बच्चे ये देखिए औसत चाल निकालना है। औसत चाल पता है आपको, कुल दूरी कितनी, 150 बटा कुल समय कितना, तो 60 मिनट, मतलब 1 मिनट यानी 60 सेकंड, काट दीजिए। ठीक है, ये देखिए 2 3 दूनी 6, 3 5 15 और 5/2 हो गया बेटा। क्या हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आंसर क्या होगा, 2.5 मीटर। यहां देखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन है, तो बच्चे आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु कितने हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु, आवर्त सारणी में उपधातु कितने, आवर्त सारणी में उपधातु हैं, ये ध्यान में रखिएगा, 7 हैं। उपधातु कितने हो गए, 7। अब देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, 13वें वर्ग में कौन होगा, तो 13वें वर्ग में बोरोन होगा। क्या होगा, बोरोन होगा। 14वें वर्ग में कौन होगा, तो 14वें वर्ग में होगा बोरोन के बाद आपको सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा। फिर देखिए 15वें वर्ग में कौन होगा, तो 15वें वर्ग में होता है आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये देखिए आर्सेनिक और एंटीमनी होगा, एंटीमनी होगा। ठीक है, 16वें वर्ग में कौन होगा, तो आपको टेल्यूरियम और पोलोनियम होगा, टेल्यूरियम और पोलोनियम होगा बच्चे, पोलोनियम होगा। तो बोरोन जो है पहला आपको क्या है, पहला आपको क्या हो गया, तो उपधातु हो गया। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें में, आर्सेनिक एंटीमनी 15वें में और टेल्यूरियम और पोलोनियम किसमें, 16वें वर्ग में। कुल मिलाकर के कितने हो गए, तो उपधातु 7 हो गए। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए उपधातु क्या करेगा, तो उपधातु, ठीक है, उपधातु किसके बीच में, तो बच्चे उपधातु जो है आपको धातु और अधातु के बीच, धातु एवं अधातु के बीच, धातु एवं अधातु के बीच, ठीक है, लेडर का काम करता है। अधातु के बीच, किसके बीच, किसके तरह, अधातु के बीच, आपको धातु एवं अधातु के बीच किसके तरह काम करेगा, तो यह सीढ़ी की भांति कार्य करता है, सीढ़ी की भांति कार्य करेगा। एकदम याद रखना बेटा, सीढ़ी की भांति कार्य करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी भांति काम करेगा, तो सीढ़ी की भांति काम करेगा। तो आंसर हो जाएगा बोरोन। क्या होगा, बोरोन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कांसा क्या है बच्चे, तो कांसा आपको एक मिश्र धातु है। और देखिए कांसा किसका मिश्र धातु, तो बच्चे कांसा है किसका मिश्र धातु, तो कॉपर और टीना हो गया। पीतल किसका मिश्र धातु हो गया, तो कॉपर और जिंक का हो गया, कॉपर और जिंक। फिर देखिए, ठीक है, आपको क्या होगा, तो पीतल को ही मुंज मेटल कहते हैं, मुंज मेटल कहते हैं बच्चे, मुंज मेटल कहते हैं। और इसका भी कॉपर और जिंक ही होगा। कांसा को हम क्या कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, बेल मेटल कहा जाता है, बेल मेटल कहा जाता है। तो बच्चे ये याद रखिएगा, कॉपर को क्या बोलते हैं, कांसा को क्या कहेंगे, तो बेल मेटल कहते हैं। और पीतल को क्या कहेंगे, मुंज मेटल कहेंगे। अब देखिए टाइप मेटल, बहुत पूछता है आपको क्वेश्चन, टाइप मेटल क्या होगा, तो टाइप मेटल होगा, ध्यान में रखना बेटा, टाइप मेटल क्या होगा, तो टाइप मेटल में कौन कौन आएगा, तो पीबी, ठीक है, एसबी और एसएन आएगा। लेड, ठीक है, लेड, एंटीमनी और टीना, लेड, एंटीमनी और टीना होगा। अब देखिए अधातु, अधातुओं की कुल संख्या कितनी, तो 22 होती है।
द्रव कितने, तो द्रव हो गए कितने, तो केवल एक। कौन, तो ब्रोमीन। कौन, तो ब्रोमीन हो गया बेटा। और गैस कितने, तो गैस 11 होते हैं, गैस आपको 11 होगा। ठोस कितने, तो ठोस आपको 10 होता है, ये ध्यान में रखिए। धातु कितने होंगे, तो धातु कुल मिला के धातुओं की संख्या होगी कितनी, तो 89 होता है। उपधातु कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। तो ये बातें आपको बार बार याद रखना है और बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो कार्लस लिनियस के द्वारा, कार्लस लिनियस के द्वारा विकसित की गई थी बेटा। और ये क्या है, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में इन्होंने बताया था। और एक चीज और ध्यान में रखना है बेटा, क्या ध्यान में रखना है, तो इन्हें टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। इन्हें टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी, टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम क्या है, तो बच्चे इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है, ठीक है, क्या, तो सिस्टेमा नेचुरई, सिस्टेमा नेचुरई नाम है, सिस्टेमा नेचुरई नाम है बच्चे। इनके किताब का नाम सिस्टेमा नेचुरई है, ये ध्यान में रखिएगा, सिस्टेमा नेचुरई है। जबकि डोबोरिनियर ने त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, त्रिक नियम दिया था, ध्यान में रखिएगा। जबकि आपको डार्विन को ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था, विकासवाद का सिद्धांत दिया था, ध्यान में रखिएगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन्होंने दिया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। डेबोरिनियर ने त्रिक नियम दिया था। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो कार्लस लिनियस ने दिया था। और इन्हें टेक्सोनोमी का जनक हम लोग कहते हैं। सिस्टेमा नेचुरई नामक किताब किसने लिखा, तो बच्चे इन्होंने ही लिखा था। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछेगा। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां देख लीजिए, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो परमाणुकता कहते हैं, याद रखना है। अब देखिए क्या कहा मैंने कहा किसी अणु में परमाणुओं की संख्या, किसी अणु में किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या को हम कहते हैं परमाणुकता, एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहा जाता है बच्चे, परमाणुकता कहा जाता है। और यहां देखिए ओजोन यहां एग्जांपल के तौर पर ओजोन की परमाणुकता कितनी होगी, तो बच्चे यहां 3 होगा। सल्फर की परमाणुकता कितनी होगी, तो बच्चे 8 होगा, ठीक है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होगी, तो 4 होगा, ये ध्यान में रखिएगा। संयोजकता क्या होगा, तो ये संयोजकता होता है, ठीक है, आपको वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी मतलब क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा, कंबाइनिंग कैपेसिटी होगा यानी संयोजन की क्षमता, कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है बेटा। और क्या होता है, कैपेसिटी होगा। मोलरता क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, पर यूनिट वॉल्यूम होता है। यानी किसी विलियन में, ठीक है, किसी विलियन में विलय के मोल का मान और विलियन की सांद्रता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान में रखिए बच्चे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट्स बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चे। यानी आपको विलय के ठीक है, आपको ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलियन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो नॉर्मेलिटी कहते हैं। मोलरिटी किसको कहेंगे बच्चे, यानी विलय के मोलों की संख्या। देखिए हिंदी में भी लिख रहे हैं हम, विलय के मोलों की संख्या, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के आयतन के अनुपात को, विलियन का आयतन का अनुपात को हम क्या कहेंगे, तो मोलरिटी कहेंगे बच्चे, मोलरिटी कहेंगे, मोलरता कहेंगे। और नॉर्मेलिटी मैंने क्या कहा, तो विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था तुल्यांकी भार क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो बच्चे मॉलिक्यूलर वेट बटा बैलेंसी, यानी आपको अनुभार बटा संयोजकता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, हाँ, तुल्यांकी भार कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार किसको कहेंगे, अनुभार बटा संयोजकता हो जाएगा। तो विलय का तुल्यांकी भार बटा क्या होगा बेटा, तो विलियन का लीटर में आयतन, विलियन का लीटर में आयतन, एकदम याद रखिएगा, विलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को सर क्या बोलते हैं, तो सर बोल दिए तुल्यांकी भार। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विलय का तुल्यांकी भार बटे विलियन का लीटर में आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है आपका, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु का
जब वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा निकालिए, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, कुछ भी नहीं है, हाफ एम बी स्क्वायर 1/2 गुना 20 गुना 88 64 बेटा, कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 10 हो गया, 640 जूल हो गया, 640 जूल हो गया। यहाँ देखिए ऐसे भी काट लेते, पीए यानी पास्कल दाब का मात्रक है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक है, वेग है बच्चे, और ठीक है न्यूटन ये क्या है, तो ये बल है बच्चे, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो बल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बल्ब 100 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकंड लगाता है तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होता है। देखिए शक्ति पावर क्या होता है, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। देखिए 100 जूल है बट आपको 20 सेकंड है, काट दीजिए, 5 वॉट हो जाएगा, 5 वॉट होगा। देखिए कहां पर है 5 वॉट, याद रखना बेटा। रामबन फॉर्मूला भी आपको शक्ति में हमेशा ध्यान में रखना है, क्या सर ने बताया था, शक्ति बराबर क्या होता है, तो वी स्क्वायर बटा आर, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होगा, V इंटू आई, शक्ति बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होगा। शक्ति बराबर क्या होगा, तो वर्क अपॉन टाइम होगा। शक्ति बराबर क्या होगा, एफ वी कॉस थीटा होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देखिए, डैश प्रक्रिया के दौरान उष्मीय ऊर्जा का, ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का क्या होता है, तो उसमें ऊर्जा का गण्य होता है बच्चे, उसमें ऊर्जा का क्षय होता है, कहने का अर्थ है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। यहाँ देखिए उत्पन्न होता है, गण्य नहीं उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। उसमें ऊर्जा कहा किस में उत्पन्न होगा, श्वसन में। श्वसन एक दहन प्रक्रिया, ध्यान में रखिएगा, श्वसन दहन प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, दहन प्रक्रिया है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चे याद रखना है कि श्वसन जो है वो, ठीक है, वह 2 प्रकार का होता है। श्वसन आपको उत्पन्न होता है, श्वसन आपको 2 प्रकार का होगा। एक होता है वायवीय श्वसन, जिसमें वायु की उपस्थिति में आपको ग्लूकोज जो है पूर्णतः टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ठीक है, जल भी उत्पन्न करेगा और ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जबकि अवायवीय श्वसन में यहाँ पर पायरुवेट टूटता है और लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्वसन कितने प्रकार के, तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, श्वसन आपको 2 प्रकार का। पहला श्वसन क्या हो गया, तो श्वसन का पहला प्रकार है, ध्यान में रखना है, इसको वायवीय श्वसन कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन आवश्यक है बेटा। और दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन होता है और इसमें क्या होगा, तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा। तो श्वसन कितने प्रकार के, 2, वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए तो ये आपका आज का सेशन है, ठीक है, और आपको लगातार जुड़े हुए रहना है, फिर लगातार कल हम आपसे मिलेंगे और ढेर सारे सेट्स को करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।